अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, आज आप लोगों का एक आखिरी टॉपिक रह गया है इस किताब का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिरी टॉपिक कौन सा है? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतनी देर से आप पढ़ते आ रहे हैं, पूरे चैप्टर में मेन आपके पास फोकस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के ऊपर था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, इसकी वजह से और चीजें क्या होती हैं वो पहचान ली, और भी दीगर प्रॉपर्टीज थी जो हम के सी की वैल्यू देख के बता सकते हैं किसी भी रिएक्शन की। तो यही इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर बताई गई है इस चैप्टर में, और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर दो चीजें आपको सिखाई हैं। पहला, कि आप किसी भी रिएक्शन में, कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा, जाहिर है केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, उसमें आप उसमें प्रिडिक्ट कर सकें कि आपका जो केसी की वैल्यू है, आइदर इट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन सबसे पहले आप मेजर कर सकते हैं, आइदर इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन। तो जाहिर इंपॉर्टेंस है अच्छी खासी। अगर आप कोई भी रिएक्शन देख रहे हैं और उसमें आपको केसी की वैल्यू पता चल जाए, तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो एट एनी मोमेंट किस डायरेक्शन में, आइदर रिएक्शन, आइदर आपकी गाड़ी सीधा चल रही है या रिवर्स में जा रही है। तो रिएक्शन आपका सीधा चल रहा है या रिवर्स हो रहा है, तो आपका एक तो ये बता देता है। और भी बहुत सारी चीजें बता सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन फिलहाल आपके यहाँ पर सिलेबस के मुताबिक दो चीजें सीखनी है। और दूसरा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब हद। तो आपके किसी भी रिएक्शन की लिमिट, हद क्या है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये भी पता चल जाता है। तो अगर कोई भी रिएक्शन आप देख रहे हैं और वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है या नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपको केसी की वैल्यू पता है, तो आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास जो केसी की वैल्यू है उसके मुताबिक रिएक्शन या तो कंप्लीट कन्वर्ट हो गया है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट कंप्लीट कन्वर्ट हो गए हैं रिएक्टेंट में, और थोड़ा थोड़ा सिर्फ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में आपके कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका रिएक्टेंट है और ये ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ मौजूद है, तो आपकी केसी की वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कैसा होगा। आगे एग्जांपल्स आएंगी, और तो एग्जांपल जब हम देखेंगे वहां पर आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो बेसिकली दो चीजें, एक आपके पास है डायरेक्शन, मैं रफली लिख रहा हूँ, एक आपके पास है रिएक्शन की डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन लिख देते हैं। तो डायरेक्शन आपके पास है, दूसरा आपके पास एक्सटेंट है, हदूद, लिमिट। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इधर दोनों में ऑफ रिएक्शन ही आना है। तो यहाँ पर डायरेक्शन और एक्सटेंट, ये दोनों चीजें आपको पता चल जाती हैं। यही चीज हमने इधर सीखनी है। अब पहले के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला कौन सा है? डायरेक्शन। किसी भी रिएक्शन की अगर आपको डायरेक्शन मालूम करनी है कि आइदर दैट रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड और रिवर्स, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या रिवर्स रिएक्शन होगा, ये चीजें केसी की वैल्यू से कैसे पता चलेंगी? आपको पता है कि मेरे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में। तो इसके पहले हमने एक चार्ट इस तरह का पढ़ा था, अगर याद हो, रेट ऑफ रिएक्शन में, कि आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अचीव होने के लिए पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जीरो से स्टार्ट होके आएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। एक वक्त आएगा जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन आपके टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन थी। ये पिछला हम पढ़ चुके हैं काफी डेप्थ में। तो जब भी प्रोडक्ट जीरो टाइम से स्टार्ट होगा, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट किया है तो उसका प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और रिएक्टेंट क्योंकि शुरू में मैक्सिमम क्वांटिटी में था, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्तन में आपने बर्फ जमाई, अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उस बर्तन में जो पहले बर्फ थी और आपने बाहर निकाल के फ्रीजर से रख दिया, तो वो बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलते हुए पानी में कन्वर्ट होगी। और अगर मैं उसी बर्फ को, जो आपकी पिघल गई है, उसी बर्फ को वापस फ्रीजर में रख दूं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट अगेन होना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और से आप कभी देखें, तो ऐसा भी होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो पानी आपका बन चुका है बर्फ से,
वो बर्फ के कांटेक्ट में आके दोबारा बर्फ बन जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन अगर लेट सपोज ये बर्फ है और इसके इर्द गिर्द सारा पानी है, तो वाटर मॉलिक्यूल इधर आके इससे अगर टकराएगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा और वो भी बर्फ थोड़ी देर के लिए बन जाएगा। ये जो थोड़ी देर के लिए बर्फ बनता है, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन रख लें, तो अब जितना पानी और जितनी बर्फ है वो अब वहीं पे रहेंगे, जो कि टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इतनी डेप्थ पे और नहीं आ रहे, सिंपल सा रिएक्शन है। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सा रिएक्शन है। इससे पहले यही सिंपल सा रिएक्शन आपने पढ़ा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के आपको अमोनिया बना के देते हैं। तो अमोनिया मेरे पास जाहिर है बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है, ज्यादा फर्टिलाइजर्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है। पानी इटसेल्फ, उस पर हम जाहिर जिंदा रहते हैं। तो ऑक्सीजन भी आपके पास एक बहुत ज्यादा यूजफुल, और साथ ही साथ हाइड्रोजन होगा तो हम ये भी बना सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। कोई भी रिएक्शन आप ले, आपको यहाँ पर पता है, आपने पीछे सीखा है कि मेरे पास अगर कोई भी इक्वेशन होगी तो केसी की वैल्यू, केसी क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम एक्टिव मास कहते हैं, और ये एक्टिव मास अगर केसी लिख रहे हैं तो ये एक्टिव मास होगा आपका एट इक्विलिब्रियम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी एट इक्विलिब्रियम। अब अगर इक्विलिब्रियम पे ना हो, अगर इक्विलिब्रियम पे ना हो, एट एनी मोमेंट हो, एट एनी पॉइंट हो, आप उसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। एक नई चीज आज आप सीखेंगे, इसको कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट। इसको हम क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या और उसमें क्या फर्क है, ये आपका हमेशा एट इक्विलिब्रियम होगा। अगर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन नहीं है, अगर इस ग्राफ के ऊपर बात करें तो यहां पर किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू ले लें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, केसी की वैल्यू इस लाइन के आगे जो भी होगा वहां से पता चल जाएगी। लेकिन एट एनी पॉइंट, अब वो एनी पॉइंट ये भी हो सकता है, एट एनी पॉइंट ये भी हो सकता है, एट एनी पॉइंट ये भी हो सकता है। एट एनी पॉइंट का मतलब पूरे रिएक्शन में कहीं पे भी आप कंसंट्रेशन ले लें। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन था, वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद कंप्लीट करना, इक्विलिब्रियम पे आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। आपको लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन चल रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम जो पॉइंट आप निकालेंगे उसमें आंसर आता है, वैल्यू आती है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। लेकिन अगर उस 1 घंटे के अंदर अंदर ही, मैंने कहा 1 घंटे के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर अंदर ही अगर मेरे पास वैल्यू कहीं पे भी आप ले लें, तो जब इक्विलिब्रियम आपका अचीव नहीं हुआ, ये लाइन क्या है, इक्विलिब्रियम इसके बाद अचीव हो गया। जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ उससे पहले जो भी वैल्यू आएगी, ये रेशो, वो कहलाएगा रिएक्शन कोशेंट। तो अगर ये जो एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमोनिया बना रहे हैं, चाहे के सी हो या ये रिएक्शन कोशेंट क्यू सी हो, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो उसी तरीके से, जो एक्सप्रेशन है वैसे ही लिखा जाएगा। आपके पास ये जिस तरह से के सी के लिए लिखा करते थे, वैसे ही क्यू सी के लिए भी सेम एज इट इज एक्सप्रेशन आएगा, कोई फर्क नहीं है दोनों। क्यूसी और केसी, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दूसरा रिएक्शन कोशेंट है। दोनों के एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों के कॉन्सेप्ट और वैल्यू में फर्क है। दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है कि आपके पास केसी की वैल्यू आएगी एट एनी पॉइंट आफ्टर इक्विलिब्रियम, क्यूसी की वैल्यू आएगी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो पूरे रिएक्शन में किसी भी पॉइंट पे आपके पास इक्विलिब्रियम हो या ना हो, क्यूसी उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर आपके पास जब क्यूसी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि अब आप कोई भी वैल्यू लें पूरे रिएक्शन में, आप 10 मिनट बाद ले लें वैल्यू कंसंट्रेशन की, आप 1 घंटे बाद ले लें, आप 10 घंटे बाद ले लें, एट एनी टाइम
आप कंसंट्रेशन निकाल के फॉर्मूले में पुट कर दें, आपके पास रिएक्शन कोशेंट आएगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है, एक इक्विलिब्रियम पे है और एक किसी भी पॉइंट पे, बस। तो अब आपकी किताब पे आ रहा हूँ ताकि एक दफा किताब से भी देख लें। तो आपकी किताब के हवाले से पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे हमें दो चीजें पता चल जाती हैं, वही सारी बातें जो अब तक मैं कर चुका हूँ, किताब में आपकी ये सब लिखा हुआ है। तो आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो भी आपके पास है रिएक्शन, या आप इक्विलिब्रियम, हाँ रिएक्शन ही होगा, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो केमिकल रिएक्शन कोई भी आपका इक्विलिब्रियम पे है तो उसमें आप उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, उसके ऊपर अभी आगे आते हैं। पहले आपके यहाँ जो एग्जांपल दी हुई है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। अब ये बात याद रखनी है कि जब भी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। इररिवर्सिबल रिएक्शन पे ये नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट इररिवर्सिबल रिएक्शन का है ही नहीं। तो आपके रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, सब ये आपको पहला पॉइंट याद करना है। उसके बाद फिर आगे बातें होंगी कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, क्या है। तो अब अगर यहां तक आपने पढ़ लिया तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब हम जो काम कर रहे हैं आगे, यानी कि डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये एक्सप्रेशन आया कैसे, ये सब क्लियर होना चाहिए। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको करवाई है, किताब में भी वही एग्जाम्पल दी है, लेकिन लाजमी नहीं है आप इस एग्जाम्पल की बात करें, आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको दूसरी एग्जाम्पल कहा कि आप यहाँ पर H2 ले लें और यहाँ पर आप ऑक्सीजन ले लें, और जाहिर है ये भी आपका वाटर बना के देगा, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मेजॉरिटी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत फिर भी ये रहेगा। लेकिन क्योंकि हमें रिएक्शन देखना होता है कि क्या वो रिवर्सिबल तो चलेंगे ये भी है, लेकिन क्या वो आपका एक्चुअल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ये छोड़ भी रहा है पीछे या नहीं। ऐसा तो नहीं है सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया या सारा का सारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी आप एग्जांपल लेंगे आपको बस उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि उसमें एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, और दूसरा वो आपके रिवर्सिबल रिएक्शन अगर करता है तो इक्विलिब्रियम भी अचीव कर ले। ऐसा नहीं कि उसको लगेंगे कई साल तब जाके आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा, या वो चंद सेकंड के अंदर आपका रिएक्शन कर ले तब जाके इक्विलिब्रियम फौरन अचीव हो जाएगा। मॉडरेट होना चाहिए, यही चीज अभी आगे मैंने सिखानी भी है। बहरहाल यहाँ पर ये इक्वेशन है। अब मैंने आपसे कहा डायरेक्शन निकालनी है, ये क्यूसी की वैल्यू जब बराबर हो जाएगी के सी के, तीन कंडीशंस आएंगी। जब भी क्यूसी की वैल्यू के सी के बराबर हो जाए, मतलब क्या हुआ, मैंने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर के सी की भी वैल्यू निकाल ली, जाहिर के सी की वैल्यू तो इधर ही पॉइंट पे आ सकती है, और इसी पॉइंट के ऊपर क्यूसी की भी वैल्यू निकाली, यानी आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड मैंने दोनों वैल्यूज निकालनी, तो दोनों सेम ही आएंगे। ये बात समझ लें दोबारा से कि आपके जब भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, उसके बाद जब आप इनका रेशो निकालेंगे, रेशो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, उनके एक्टिव मासेस या उनकी कंसंट्रेशन का, तो आपके दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। याद रखें दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट चेंज नहीं होता, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। दिस इज अ रिएक्शन कोशेंट, कोशेंट कैन बी चेंज्ड, दिस इज नॉट कांस्टेंट, ये आपका चेंज हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू 2 है, फॉर एग्जांपल केसी की वैल्यू 2 है और क्यूसी की भी वैल्यू 2 आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका पॉइंट आ सकता है, एक ही इसके यहाँ पर बात हो सकती है कि दोनों आफ्टर इक्विलिब्रियम मालूम किए गए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी आ जाए। छोटी कैसे होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ तो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर आपके पास वैल्यू 2 आ रही है तो 2 ही रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ये एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर हो सकता है ये वैल्यू छोटी हो जाए, 1 हो जाए, 1.2 हो जाए, 1.5, 1.7, 1.99 भी छोटा है 2 से, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है,
<2। अगर ये वैल्यू छोटी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू कैसे छोटी है, 1 कैसे आएगा, अगर मेरे पास इसकी बात करूं, ये आपका लेट सपोज था 4/2, तभी तो ये 2 में कन्वर्ट हुआ। 4/2, 4 क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेट सपोज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 4 और रिएक्टेंट की 2 आ रही थी, तो डिवाइड किया, दोनों आपके बराबर हो। अगर मेरे पास ये वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी हो जाए, कम हो जाए, इफ प्रोडक्ट वैल्यू इज लेसर देन द प्रीवियस, यानी अब यहाँ पर अगर देखें तो आपके पहले प्रोडक्ट की वैल्यू 4 थी और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 2 कर दी मैंने, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, किताब में कहीं नहीं लिखा, उसको थोड़ा तवज्जो से समझना है। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ है। जब भी प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा और रिएक्टेंट इजाफी हो जाएगा तो डायरेक्शन आपकी फॉरवर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैसे कम हो गए हैं, आपने जाहिर है अभी इस उम्र में अपने अम्मी अब्बू से पैसे लेने, पॉकेट मनी ले रहे हैं, पहले आपके पास पैसे जेब में पड़े थे, आपको जरूरत नहीं थी उनसे लेने की, आपकी जेब प्रोडक्ट है, आपके अम्मी अब्बू की जेब रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में जब जगह ज्यादा थी, यानी कि पैसे ज्यादा थे, तो आपके वहां अम्मी अब्बू से पैसे लेने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही आपके पास पैसे कम हुए, क्या करते हैं आप, जाके अपने अम्मी अब्बू से पैसे लेते हैं। तो आपकी जेब में अगर पैसे कम होंगे तभी जाके आप लेंगे ना, पहले से पड़े हुए हैं और फिर आपको जरूरत भी नहीं है तो आप बिला वजह जाके लें तो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने अम्मी अब्बू से नहीं लेंगे, लेकिन जब कम हो जाएंगे तो पीछे से ही रिएक्शन आगे आएगा ना, पीछे से ही पैसे आप तक पहुंचेंगे, आपके अम्मी अब्बू ही आपको देंगे, दोस्त तो आपको देने से रहे। तो आपके दोस्त अगर इतने अच्छे होते तो आप यहाँ थोड़ी होते। तो आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से जब मेरे पास प्रोडक्ट पहले था, फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी फिक्स थी और उसकी क्वांटिटी गिर गई, रिएक्टेंट की क्वांटिटी सेम है, तो रिएक्टेंट अपने आप को कन्वर्ट करेंगे सारे के सारे प्रोडक्ट में। उन्हें नजर आएगा कि यहाँ पर जगह खाली हो गई, अब भागो। फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में, मैंने ये एग्जाम्पल शायद क्लास या पहले कभी दी होगी, फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में मैं सारे बच्चों को भर दूं और यहाँ पर इस कमरे के अंदर कोई जानवर छोड़ दूं, चूहा बिल्ली कुत्ता, भी बिल्ली भी गुजरी थी तो वही छोड़ देते हैं, या किसी भी ऐसे जानवर को जिससे आपको डर लगता हो, आप क्या करेंगे, आप उस जगह भागेंगे जहां खाली जगह। अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट है और जबरदस्ती यहाँ पर फंसे हुए, क्यों फंसे हुए, क्योंकि इधर जगह नहीं, अब यहाँ जगह खाली हो गई तो क्या करेंगे, जो जो जा सकता है फौरन से भागेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो जब भी आपके रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा का मतलब पहले के मुकाबले में सेम, लेकिन प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट के हवाले से नहीं पढ़े हुए किताब में, रिएक्टेंट के हवाले से आपको नहीं समझाना, जो आप लिखेंगे वो प्रोडक्ट के हवाले से लिखेंगे। जब भी हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्टेंट और कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट में। जब एक जगह खाली नजर आएगी, रिएक्टेंट भाग के प्रोडक्ट की जगह पर कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास तभी पॉसिबल है, जाहिर है ये क्या होगा, 2/2 1, और इस कंडीशन में आपका QC इज लेस देन KC, ये वाली कंडीशन। तो जब भी मेरे पास QC कम होगा KC से, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होगी फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो आपका जो रिएक्शन है, अभी इतनी देर से समझा रहा हूं, ये रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर तीसरी कंडीशन QC की वैल्यू बड़ी हो KC से, बड़ी कैसे होगी, अगेन 2/2 जो आपने किया था यहाँ पर, उसमें क्या किया था, प्रोडक्ट कम कर दी थी कंसंट्रेशन। अब मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट बढ़ा दें, यानी फॉर एग्जाम्पल 3 एक नंबर लेते हैं, 3 कैसे आएगा, 6/2। तो ऑब्वियसली पहले आपके पास 4 था, अब कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और जगह लिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जगह लिमिटेड है और यहाँ पर आप अपने बैग खोल के फैला दें, जगह और कम हो गई,
अब बैग आपने तो चले पहले अपने सर पे रखे हुए थे इतनी सी जगह पे, अब आपने बैग को खोल के उसमें सब फैला दिया, तो आपकी जो चीजें बैग से निकली उसने भी जगह घेरनी। अब इस कमरे में जगह कम होगी तो क्या होगा, जो बेचारे कोने में बच्चे दरवाजों के खिड़कियों के होंगे वो वहीं से गिरना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपके प्रोडक्ट साइड में जगह कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट वापस धकेल देगा जो भी इजाफी मॉलिक्यूल्स होंगे, इजाफी कंपोनेंट्स होंगे, उन्हें कन्वर्ट कर देगा रिएक्टेंट। तो जब हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन होगा कि प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट कर रहा है रिएक्टेंट में, क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट के पास ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई है, अब उसको अपनी जगह वापस बरकरार करनी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होती है, अगर कभी आपने देखा हो दो गिलास को आप साथ रखें और इनके दरमियान इस तरीके से सुराख कर दें, अगर ये जगह ज्यादा होगी तो थोड़ी देर के बाद, इनिशियली तो ये थोड़ी देर के बाद आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और आपका पॉइंट दोनों एक ही आ जाएंगे इसके लेवल का। एग्जाम्पल कभी अगर आपने सुनी या देखी हो, वरना घर पे जाके करें, एक गिलास लें, बल्कि दो बॉटल्स ले लें जो तो आपकी लंबी होती हैं, उसके दोनों जगह पर सुराख करें, स्ट्रॉ डाल दें और फिर एक बॉटल में पानी भरें, ऑटोमेटिकली दूसरी बॉटल में पानी शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, एक बॉटल कम होती रहेगी, दूसरी बॉटल अपना वॉल्यूम, अपनी जो भी कैपेसिटी है वो इंक्रीज करती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा दोनों एक लेवल पे आ जाए, जब वो दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे आप कहेंगे इक्विलिब्रियम। लेट सपोज दिस बॉटल इज रिएक्टेंट, दिस बॉटल इज प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट और बढ़ा दूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ा दूं, पानी कहां जाएगा, रिएक्टेंट के पास जाएगा। प्रोडक्ट वाली बोतल में पानी बढ़ा दें, वो पानी प्रोडक्ट वाला कहां जा रहा है, रिएक्टेंट के पास। तो प्रोडक्ट जब वापस रिएक्टेंट को जगह जाके देगा, वापस प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दे रिएक्टेंट में, तो उस सूरत में नंबर वन रिएक्शन इज बैकवर्ड। तो इस वक्त आपका रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस वक्त आपके पास हो रहा है रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये आपका इक्विलिब्रियम पे है। तो ये तीन कंक्लूजन आपने आज के टॉपिक में सीखे। अभी अगला टॉपिक भी कवर करवा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आज का टॉपिक जो था वो ये इंपॉर्टेंस का था, जिसमें एक कैटेगरी अभी हमने सीखी है, एक हेडिंग के ऊपर अभी हमने बात की है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वाला पॉइंट हो सकता है सबको क्लियर हो जाना चाहिए जितनी डेप्थ में समझा दी है। बहरहाल किताब पे वापस आ रहे हैं, किताब में भी यही सारी बातें आपको समझाई हुई है। क्यू सी इज इक्वल टू के सी का मतलब क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम पे। क्यू सी इज लेस देन के सी का मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आपका रिएक्शन हो रहा है। वजह उसकी क्या है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन में, अच्छा यहाँ पर आपको पता है इंक्रीज हुआ है, थोड़ा आपका अलग यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आपसे कहा है क्यू सी इज लेस देन के सी, तो इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम इंक्रीज हो गया। बेटा अपने इन पॉइंट्स को दुरुस्त कर लें, किताब ने आपके यहाँ पर एक जुमला आगे पीछे कर दिया है। सेकंड पॉइंट आपका जो गिवन है उसमें कहा हुआ है इफ क्यू सी इज लेस देन के सी, क्यू सी की वैल्यू के सी से कम होगी। आगे लिखा है देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट में मैं पानी और भर दूं या जो भी है वो भर दूं, तो आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जो जुमला आएगा देयर इज डिक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम था लेकिन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कम हो गई, तो उस सूरत में आपका रिएक्शन आगे जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन होता ही तब है जब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए बनिस्बत रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट ज्यादा हो। और दूसरा लिखा हुआ है क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी, ये कब होगा, जब इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होगी, अभी इतनी देर से समझा रहा था। तो आपके पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट वापस पीछे रिएक्टेंट को दोबारा बनाना शुरू कर देगा, तो उस सूरत में आपके पास रिवर्स रिएक्शन होगा और आपके फर्दर रिएक्टेंट्स बनेंगे जब आपके इंक्रीज इन प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया और रिएक्टेंट कैसे बने, पॉसिबल नहीं। तो बहरहाल यहाँ पर आपके किताब ने जुमला आगे पीछे कर दिया है, हो सकता है पॉइंट कहीं का कहीं हो, करेक्ट कर लें। ये सिंपल सा आपके पास था टॉपिक जिसमें आपने डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना सीखा। एंड में आपके यहाँ पर
ये एक डायग्राम भी बना के दिखाइए, ये आप खुद पढ़ लें, मुश्किल नहीं है। अगर क्यूसी और केसी बराबर है तो क्या होगा, छोटे की वैल्यू है, कम वैल्यू, बड़ी वैल्यू है, क्या होगा, ये सब इसके अंदर लिखा है। मैं अब आ रहा हूँ नेक्स्ट हेडिंग पे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? चले बेटा अब अपने सेकंड हेडिंग या सेकंड पॉइंट पे आ जाएं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन के कंप्लीट होने की क्या लिमिट है, क्या हद है। तो इधर सिंपल सा ये छोटा सा टॉपिक है और थ्योरेटिकल पोर्शन आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल भी इसके करवा दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपका ये चैप्टर कल ऑलमोस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल अभी आपका जो टॉपिक है दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है एट इक्विलिब्रियम, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम कितना जल्दी अचीव करता है या कितना देर से अचीव करता है। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस आती हैं। सबसे पहली कंडीशन कि अगर आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ज़ाहिर टॉपिक का नाम ही यही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात हो रही है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्वियसली किसी भी केमिकल रिएक्शन की मौजूद होगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम पे अचीव हो गया है, उसमें केसी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो केसी इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि कोई भी रिएक्शन है उसके हवाले से आपको दे दिया जाए कुछ भी, वो रिएक्शन आपका अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, केसी हमेशा उसका कांस्टेंट होगा। ये पीछे हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब तीन कंडीशन आती हैं। अगर मेरे पास केसी स्मॉल हो, स्मॉल केसी की वैल्यू अगर है, पहली कंडीशन, तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन आपके पास बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा हुआ है कि फ्लोरीन और आपका, हाँ फ्लोरीन ही गिवन है, आपके पास फ्लोरीन गैस फ्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो रही है, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, बचपन मतलब पिछली क्लास में पढ़ रखा है, 9th क्लास से, तो उस वक्त आपने पढ़ रखा था कि फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, ये अकेला एटॉमिक स्टेट में नहीं फिरता। तो मैं जितना भी फ्लोरीन लेके आ जाऊं, सारा का सारा रिएक्टेंट ही पड़ा रहेगा, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एटॉमिक फॉर्म में फ्लोरीन मिलेगा, लेकिन ना होने के बराबर, बहुत थोड़ी क्वांटिटी। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास रिएक्शन बहुत जल्दी आ जाए और आपका रिएक्टेंट ज्यादा हो, प्रोडक्ट कम हो। अब दोबारा फॉर्मूले पे आ जाए, केसी क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वे में समझा रहा हूं। तो जब भी आपके पास ऐसे रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सबसे ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, तो आपके पास ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। क्या ये मेरे पास जो फ्लोरीन है कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक फॉर्म में? 9 क्लास पूरी पढ़ी है, बेसिक कॉन्सेप्ट सबके पास होने चाहिए। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। वजह उसकी क्या है कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये कोशिश करेगा कि फौरन से रिएक्शन करके मॉलिक्यूलर स्टेट में आ जाए। अब ये मॉलिक्यूलर स्टेट से एटॉमिक स्टेट आने के लिए इसको इंतहाई ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि इसको बैठे बिठाए तो नहीं मिल रही, और अगर वैसे ही बैठे बिठाए इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर ये कन्वर्ट भी नहीं होगा इसमें। तो इस तरह के रिएक्शन कंप्लीट होने में, क्योंकि अभी हम बात करें ना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट होने की हद क्या है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अगर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, उसका मतलब क्या है कि मेरे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी नेग्लिजिबल है या ना होने के बराबर इसको कह लें, तो आपके पास ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होते, कई साल लगा देंगे कंप्लीट होने में या वो भी नहीं होते। तो जब आपका रिएक्शन इस तरह से होगा तो वहां पर केसी की वैल्यू नजर आ रही है स्मॉल है, और जब भी केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो आप कहेंगे कि रिएक्शन
कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। दूसरे पे आते हैं, दूसरी एग्जांपल पे। दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास बहुत लार्ज वैल्यू हो के सी, पहली एग्जांपल थी स्मॉल, दूसरी वैल्यू है लार्ज, इसका उलट कर लें। इसका उलट का मतलब क्या है, पहले मेरे पास ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में था, रिएक्टेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में थे, अब मेरे पास प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन किताब ने दी थी और अभी मैं ये कुछ देर पहले आपको पढ़ा भी रहा था, तो जब भी आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे आपको वाटर मॉलिक्यूल बना के देंगे। अब सारा का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। आप जब भी रिएक्शन करेंगे सारा का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो जब भी इस तरह का आप सिचुएशन देखते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, अगेन ऊपर वाली इक्वेशन सामने रखनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है और रिएक्टेंट की क्वांटिटी नेग्लिजिबल है, तो केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। किताब ने आपको इसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी बताई दी है। यहाँ केसी की वैल्यू आपको दी हुई है 7.4 इंटू 10 की पावर -13, और इधर दे दी है केसी की वैल्यू, केसी आपके पास है 2.4 10 की पावर 47, और दोनों आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं 227 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो हाई टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन होता है, हाई टेम्परेचर चले अभी छोड़ भी दें बस, केसी की वैल्यू इटसेल्फ इसकी बहुत छोटी है। बहुत छोटी कैसे, 10 की पावर -13 बहुत छोटा नंबर होता है, माइनस का मतलब पॉइंट पीछे जाएगा, 0.00 करते रहे, पॉइंट के बाद 12, जीरो के बाद 74 आएगा। नाइन्थ में ये सब मैंने पढ़ाया था, अगर मैंने नहीं पढ़ाया मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए, पढ़ा होगा कहीं। -13 का मतलब पॉइंट के बाद 12 जीरो आएंगे, फिर 74 आएगा और आगे कोई नंबर है तो वो, तो ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। और 10 की पावर 47 का मतलब पॉइंट के बाद आगे कितने जीरो लगाने, तो पॉइंट एक जम करें तो 47 का मतलब 4 के बाद 46 जीरो, बहुत बड़ी वैल्यू है। जब भी केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, रिएक्शन जो भी आप करवा रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा इंस्टेंटली, फौरन। आप इसको रिएक्शन करवाएंगे फौरन आपको कुछ सेकंड या कुछ मिनट में वाटर बना के दे देगा। अब ये ऑल्दो वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये रिएक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। और तीसरी कंडीशन आती है मॉडरेट केसी की वैल्यू। तो मॉडरेट का मतलब क्या है कि आपके पास ना तो बहुत बड़ी वैल्यू है केसी की, ना ही बहुत छोटी वैल्यू है। एग्जाम्पल आपकी किताब ने दी हुई है N2O4, ये कन्वर्ट होगा 2NO2 के अंदर, तो आपका यहाँ पर केसी की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग दी हुई होगी, केसी की वैल्यू दी हुई है 0.36, तो 0.36 इज मॉडरेट वैल्यू, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। ये आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है केसी, इसलिए स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि मेरे पास टेम्परेचर क्या है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि केसी की वैल्यू डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कम होगा केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ज्यादा होगा तब भी चेंज हो जाएगी। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ये वैल्यूज हैं, बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, मॉडरेट वैल्यू है। बहुत छोटी वैल्यू है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, कई साल या कई दिन या कई घंटे लगा देगा, डिपेंड कर रहा है रिएक्शन पे। नेक्स्ट, अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, रिएक्शन बहुत जल्दी, चंद सेकंड, चंद मिनट, चंद घंटे, चंद दिन, दिन तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता है, चंद घंटे भी बहुत ज्यादा है, चंद मिनट कह लें, तो थोड़ा सा टाइम पे फौरन से ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये मॉडरेट का मतलब क्या है, ये रहेगा, ये ना तो कंप्लीट होगा और ना ही ये आपका इनकम्प्लीट होगा, ये मॉडरेट है, इक्विलिब्रियम पे काफी अरसे रहेगा। अगर यहाँ से मैं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, कोई वैल्यू बढ़ा दूं कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, तो उस लिहाज से ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कर लेगा। तो अब आपके किताब में वापस आ रहा हूँ, यही सारी बातें उधर भी लिखी हुई है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उससे हम पता कर सकते हैं पहली चीज डायरेक्शन, और दूसरी चीज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब किस लिमिट, किस हद तक आपका रिएक्शन होगा।
तो कोई भी आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, जाहिर है वो आपके पास अब वैल्यू डिपेंड करेगा केसी के ऊपर। यही बताया हुआ है केसी की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है तो इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर अचीव तो हो चुका है, लेकिन जो कन्वर्जन है ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर। आपका रिएक्टेंट साइड पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़े से, ये आपको नजर आना चाहिए। फ्लोरीन मेरे पास मॉलिक्यूलर स्टेट में ही पड़ा रहेगा और प्रोडक्ट साइड पे ये जाएगा ही। यही चीजें यहाँ पर भी आपको दी हुई है कि आपका कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। सेकंड आपको बताया हुआ है केसी की वैल्यू लार्ज है। लार्ज केसी के अंदर अभी मैंने बताया कि आपके पास रिएक्टेंट नेग्लिजिबल होंगे और फौरन से रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो रिएक्शन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो आप बहुत थोड़ी मिकदार में रिएक्टेंट साइड पे आपकी वैल्यूज रहेंगी। यही चीज यहाँ पर बताई हुई है। और लास्ट वही आपका कि कंसंट्रेशन आपके प्रोडक्ट की भी होगी, रिएक्टेंट की भी होगी, दोनों मॉडरेट वैल्यू होगी, ना कंप्लीट हो रहा है ना इनकम्प्लीट है, स्टार्ट हुआ है बीच में आके रुक गया। तो इस तरीके के रिएक्शन भी आपके एग्जिस्ट करते हैं। और ये आपका लास्ट टॉपिक था पूरे चैप्टर का इस किताब का। अब इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इसी सेम टॉपिक के, डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है या रिएक्शन क्वोशिएंट निकालना है, ये सारे आपके एग्जांपल हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको फिर इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और अब आपका यहाँ पर चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आप सबकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह पहले 9th क्लास में हम पढ़ते थे, जिस तरह से यहाँ पर आपको दिया हुआ है आगे टेस्ट योर सेल्फ या और भी कोई चीज आपको डू यू नो कुछ है, ये सब आपने पढ़, मैं साथ साथ पढ़ाता रहता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके लेक्चर के अंदर ही ये चीजें समझा दूँ ताकि जब आप इसको घर पे पढ़ें तो आपको ये प्रॉपर समझ आ जाए। समरी आपने खुद पढ़नी है, कॉन्सेप्ट डायग्राम भी आपको वैसे खुद देखनी है, लेकिन ये जब मैं समरी समराइज कर रहा हूँ कल की क्लास में आफ्टर न्यूमेरिकल तो आपको कॉन्सेप्ट डायग्राम समझा दूंगा। वो सिंपल कुछ नहीं है, जो जो टॉपिक्स पढ़े उसकी हमने आउटलाइन बनानी होती है और फिर आपकी जिम्मेदारी है जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज तो बिल्कुल आखिर में हम करते हैं, पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी फिर एमसीक्यूज पे आएंगे, लेकिन आपने खुद से एमसीक्यूज सिंप्लीफाई करना है। सेक्शन बी सेक्शन सी आपने खुद करना है। जाहिर है मैं पूरा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ जैसे आंसर करना है। तो आपकी जिम्मेदारी है सेक्शन बी सेक्शन सी करना। सेक्शन डी जिस चैप्टर में है न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपको न्यूमेरिकल साथ करवा रहा हूँ। बहरहाल आपका यहाँ तक जितना भी काम मैंने करवाया है, थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन इस टॉपिक के रहते हैं वो करेंगे, 1 या 2 है, और फिर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई भी टॉपिक जो भी मैंने पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।